जैसा नाम वैसा काम कर समाज में उजाला कर रही दिल्ली की एक ऐसी महिला जिसने एक ऐसी संस्थान की शुरुआत की जिसमें उन बच्चों को और महिलाओं को ट्रेनिंग और सपोर्ट देती है जो अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं। दिल्ली की सड़कों पर भीख मांगने और कचरों को बीनते बच्चों के लिए वह एक मसीहा की तरह है। दिल्ली के 300 से अधिक बच्चों के लिए वह एक नए जीवन को संवार रही है। हम बात कर रहे हैं ज्योति आनंद की, जो ज्योति आनंद संस्था के जरिए नई रोशनी समाज में बिखेर रही है। जय भीम, जय संविधान साथियों। बबीता गौतम के साथ आप देख रहे हैं द मूक नायक। आज मैं आप सबको ज्योतिबा फूले सीरीज़ की दूसरी पीढ़ी से मिलवाना चाहती हूँ। हमारे साथ है ज्योति आनंद। ज्योति आनंद जो है वो एक एनजीओ चलाती हैं जिनका नाम है आनंद एनजीओ। आनंद एनजीओ में ज्योति बच्चों को, महिलाओं को, बच्चों पे खास तौर पे फोकस रखती हैं। ज्योति उन बच्चों को पढ़ाती हैं, उन बच्चों को शिक्षित करती हैं जो सड़कों पर भीख मांगते हैं, कचरा बीनते हैं। ज्योति आनंद उन बच्चों पे ज़्यादा फोकस करती हैं। महिलाओं के लिए भी काम करती हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उनको महामारी की जानकारी देने तक की ज्योति ये सारी चीज़ें अपने एनजीओ के थ्रू काम कर रही हैं। तो हम ज्योति की कहानी, ज्योति की जुबानी जानते हैं। चलिए इन्हीं से पूछते हैं कि ज्योति आपका ये सफ़र जो जिस तरह से इन्होंने बताया था कि 7 साल से ये इस चीज़ को कंटिन्यू कर रही हैं, तो जानते हैं इन 7 सालों में इन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या अचीव किया, क्या क्या परेशानियाँ आई हैं। तो चलिए जानते हैं। ज्योति, आप मुझे बताइए, आनंद एनजीओ खोलने का जो आपका सपना था, अगर मैं इसको ठीक वर्ड में बोल रही हूँ, तो वो आपके दिमाग में कब आया? देखिए, वैसे मैं आपको बता दूं कि ये मेरा कोई सपना नहीं था कि मुझे एक एनजीओ चलाना है। ऐसा कोई सपना नहीं था। मैं खुद जब 14 साल की थी, यानी कि आज से 14 साल पहले ही मैं खुद 8th क्लास में थी, जब मैं गरीब बच्चों को, अपने घर के आसपास जो मेरे गरीब बच्चे रहते थे, उन बच्चों को घर पर ही बुला के फ्री एजुकेशन देती थी। उनको मेहंदी सिखाना, उनको पढ़ाना, ये सब एक्टिविटीज़ मैं करती रहती थी। फिर जैसे जैसे मेरा स्कूल ख़त्म हुआ, कॉलेज में आई, थोड़ा सा बिज़ी रहने लगी कॉलेज में, क्योंकि जॉब भी करती थी साथ साथ। तो फिर 1 ही घंटा मुझे मिल पाता था, तो फिर मैं 1 घंटा उनको पढ़ा पाती थी। उसके बाद काफ़ी एनजीओ में थोड़ा इंटरेस्ट जगा कि थोड़ा करना चाहिए। उसके बाद काफ़ी एनजीओ में काम किया, सीखा, बट वो एनजीओ ऑलरेडी डेवलप बच्चों को वो डेवलप कर रहे थे। बट मेरा मकसद था ऐसे बच्चों के लिए काम करना जिसके लिए कोई भी काम नहीं करता है। तो इसी वजह से मैंने आनंद ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल डेवलपमेंट की स्थापना की। एनजीओ को आज 7 साल हो गए और मुझे काम करते हुए 14 साल हो गए। तो ये जो आनंद ऑर्गेनाइजेशन है, ये किन के नाम पर है? ये मेरे फादर के नाम पर है। मेरे फादर का नाम जीएस आनंद है, तो इसलिए मैंने अपने एनजीओ का नाम आनंद लिखा है। तो आप ये पिछले 7 सालों से चला रही है। इन 7 सालों में आपको क्या क्या परेशानियां झेलने को पड़ी? क्योंकि सबसे पहला सवाल आता है कि आप एक महिला हैं। महिला होने के नाते आपके पीछे कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि एक महिला क्या इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकती है? क्या एक महिला एक एनजीओ को यहाँ तक ले जा सकती है? तो आपके साथ क्या क्या हुआ? देखिए, जब मैंने एनजीओ स्टार्ट किया था तो मैं 20 या 21 साल की थी और यंग थी। तो कहते हैं ना कि एक सबसे बड़ी बात कि मैं लड़की हूँ। लोगों की गंदी गंदी नज़रों का मुझे सबसे ज़्यादा सामना मुझे लोगों की गंदी नज़रों का हुआ। और अक्सर लोग मेरे से बोलते थे कि बहुत कम एज है तुम्हारी, क्या सोशल वर्क करोगे, क्या कर रही हो, पैसों के लिए शायद एनजीओ चलाया तुमने, तुम्हारी तो उम्र है पार्टी करने की, मस्ती करने की, फ्रेंड्स के साथ घूमने की। कोई मतलब मुझे सीरियस नहीं लेता था। फिर मैंने अपना थोड़ा सा लुक चेंज किया, साड़ी पहनना शुरू किया, बिंदी लगाना शुरू किया कि मैं थोड़ी मैच्योर लगूं, थोड़ी बड़ी लगूं, किसी को बच्ची ना लगूं, ताकि लोग मुझे सीरियस लेना शुरू करें। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आई। बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई कि लोगों की गंदी नज़रें। बहुत कमेंट सुनती थी कि क्या समाज सेवा करोगे। कपड़ों के लिए बहुत सुनती थी मैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर जीन्स पहनती हूँ, तो लोगों को ये लगता है कि जीन्स पहनने वाली सोशल वर्क नहीं कर सकती। बट आपके थ्रू मैं लोगों को बताना चाहूँगी कि जीन्स पहनने वाली भी सोशल वर्क कर सकती है।
तो ज्योति, जिस तरह से आपने कहा कि लोगों की जो नज़रें थी वो एक पता चल जाता है कि वो किस नज़र से हमें देख रहा है, लेकिन जैसे आपने बोला कि मैंने अपने आप को ग्रूम किया, कपड़े पहने, तो ये आपकी खुद की सोच से था या लोगों की उन नज़रों के चलते आपने अपने आप को उस तरह में ढाला कि मैं साड़ी पहनूंगी, कुर्तियाँ पहनूंगी, तब मुझे लोग बाग उस नज़र से देखेंगे नहीं ये एनजीओ चला सकती है? देखिए, जब काम शुरू किया था वही प्रॉब्लम आ रही थी कि लोग मुझे सीरियस नहीं ले रहे थे, क्योंकि जीन्स पहनती थी तो एज कम थी, तो यंग थी, तो लोग कहते हैं ना कि एनजीओ जो चलाते हैं, समाज सेवा जो करते हैं 60 की उम्र में करते हैं, बच्चे नहीं करते हैं। तो सिर्फ अपने आप को मैच्योर दिखाने के लिए मैंने अपना थोड़ा सा लुक चेंज किया, अपना बिंदी लगाना शुरू किया, साड़ी पहनना शुरू किया, और बहुत सी चीज़ें थी जैसे कि अगर मैं टॉप पहनती थी तो लोगों के नज़रें से हमारी ब्रेस्ट पे होती थी, तो फिर उसको कैसे कवर किया जाए। फिर मैं कहीं मीटिंग में जाती थी तो सूट पहन के जाती थी, सूट भी अगर कोई सामने बैठा हुआ है इंसान तो सीधा उसकी नज़रें हमारी ब्रेस्ट पे होती है, तो फिर पूरी चुन्नी से कवर करना पड़ जाता है कभी कभी कि हमारे हाथ भी ना दिखे इनको, तो ऐसी प्रॉब्लम बहुत आती है। ये डर आपको हमेशा बना रहता है कि अगर आप कहीं मीटिंग में जा रहे हैं तो आपको वेल ड्रेस रहना जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल। आज भी कायदा, मुझे 14 साल हो गए इस काम में, अभी भी मैं खुद को कवर करके रखती हूँ, क्योंकि लोगों की नज़रें बहुत गंदी है, मैं नज़रों से बहुत परेशान हूँ। नजरें तो खैर हैं ही नजरें। वही। तो ज्योति, आपने इस एनजीओ में अभी तक कितने बच्चों को आप शिक्षित कर चुके हैं और कितने बच्चे आपसे जुड़े हैं? अभी तक मेरे से 300 बच्चे जुड़े हैं। बच्चे वो हैं जो सड़कों पे भीख मांगते हैं या स्लम्स में रहते हैं, या जिन बच्चों को एक समय का खाना भी नसीब नहीं होता, उन बच्चों को मैं फ्री एजुकेशन देती हूँ, उनके खाने का अरेंज करती हूँ, कपड़ों का अरेंज करती हूँ, और उनके लिए हर महीने हेल्थ चेकअप कैंप लगवाना, फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करना, ये सब एक्टिविटीज़ करते हैं। और आप लोग जैसे जानते हैं कि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा आजकल गुड टच बैड टच, काफ़ी बैड टच होता है बच्चों के साथ, तो आजकल हम उस पर काम कर रहे हैं। अभी तक 60,000 से ज़्यादा बच्चों को हम गुड टच बैड टच की वर्कशॉप दे चुके हैं, अलग अलग स्टेट्स में जाके। अच्छा, और ज्योति, आप इन बच्चों के लिए जो स्टडी मटेरियल है या कपड़े हैं, ये सारी चीज़ आप कहाँ से? देखिए, अभी हमें कोई गवर्नमेंट फंड नहीं मिलता है, कोई गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं मिल रही है हमें, तो मैं कोशिश करती हूँ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, या जो मेरे कॉलेज फ्रेंड्स हैं या मेरे जहाँ मैंने जॉब की थी वो फ्रेंड्स हैं, या दिल्ली पुलिस के काफ़ी मेंबर जुड़े हुए हैं, उन लोगों को मैं मैसेज कर देती हूँ, कॉल कर देती हूँ कि इस चीज़ों की मुझे ज़रूरत है, तो वो लोग प्रोवाइड करते हैं मुझे। तो बेसिकली आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चीज़ें नहीं हैं, लेकिन आप आम लोगों के बीच में अपनी पकड़ अच्छी बनाए बिल्कुल हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें आपके दिल्ली पुलिस हो गए, एमसीडी के लोग, बिल्कुल, मीडिया हो गई, जैसे आप लोग आए हैं, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे हम लोग करते हैं। अच्छा ज्योति, आप एक महिला होने के नाते ऊपर से एक शेड्यूल कास्ट आप जी बिलोंग करती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके एनजीओ के आड़े आई कभी? कभी नहीं आई। वैसे एक्चुअली मैं कभी कास्ट पे मैंने कभी काम नहीं किया, मेरे लिए सारे कास्ट के बच्चे, सारे धर्म के बच्चे एक ही हैं। मेरे साथ हिंदू बच्चे भी पेपर पढ़ने के लिए आते हैं, मुस्लिम बच्चे भी आते हैं, सिख बच्चे भी आते हैं, ईसाई बच्चे भी आते हैं, तो कभी मैंने अपने बच्चों को भी नहीं सिखाया कि क्या कास्ट है उनकी, क्या धर्म है उनका, कभी नहीं। मेरे एनजीओ में बिल्कुल सब एक बराबर है, तो मेरे को भी कभी प्रॉब्लम नहीं आई, और कोशिश करती हूँ कि मेरे टीचर भी बच्चों को समान रखें, और बच्चे भी कभी आपस में ना करें ये सब चीज़ें। कोशिश मेरी यही रहती है कि धर्म पे कोई मतलब बात ना करे बच्चे। ज्योति, आप जैसे आप बच्चों को शिक्षित करती हैं, तो क्या कहते हैं, ये आपको अपनी फैमिली की तरफ से कितना सपोर्ट मिला इस एनजीओ को यहाँ तक लाने के लिए? देखिए, आज मैं यहाँ तक जहाँ पहुँची हूँ, केवल अपनी फैमिली की वजह से। मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, बहुत ही ज़्यादा। मेरी मम्मा, मतलब यह है कि अगर कोई नहीं है ना मेरे साथ, मेरी मम्मा खड़ी है और मेरी दीदी खड़ी है, सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ज्योति, आपकी टीम में कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा और कहाँ से आपको बाहर से कोई सपोर्ट कर रहा है, तो क्या है इसमें? अभी तक मेरे पास 200 से ज़्यादा वॉलंटियर हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे पास आते हैं और जो बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं, और 100 से ज़्यादा मेंबर हैं एनजीओ में। तो ये सारे ये खुद से जुड़े हैं या आप इनके पास गई थी कि नहीं आइए मेरे एनजीओ से जुड़िए? नहीं, ये खुद से जुड़े हैं। बाकायदा मैं फेसबुक पे अपना अपडेट करती रहती हूँ, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो फेसबुक से मेरे से जुड़े हैं आके। अच्छा, सोशल मीडिया से आपके थ्रू जुड़े हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो सोशल मीडिया के थ्रू ही आप जो जैसे महिलाओं को चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिलती है या आप खुद से बाय करती हैं? देखिए, बहुत सी चीज़ें तो मैं बाय करती हूँ और बहुत सी सोशल मीडिया से हमें मिल जाती है। जैसे कि हमें नैपकिन की ज़रूरत थी तो मैंने सोशल मीडिया पे डाल दिया था, तो काफ़ी अलग अलग साइट से हमारे पास भेजा उन्होंने, पैड, कुछ ने अमाउंट भेजा हमें, तो इस तरह से हमारी हेल्प हो जाती है। मतलब तो अभी आप अपने एनजीओ को और मजबूत बनाने के लिए क्या करेंगे ज्योति आगे? मेरे जो आगे फ्यूचर प्लानिंग है, एक मैं ओल्ड एज होम खोलना मतलब चाहती हूँ, जिसमें कम से कम 20 से 30 लोग
लोग रहें वहाँ पे जिनकी मैं सेवा करूँ। और मेरा ज़्यादातर मकसद यही रहता है कि मैं उनके साथ रह के सेवा करूँ। आप अपने एनजीओ को अब आगे और मजबूत करने के लिए अब आगे आपकी क्या सोच है इसके? देखिए, एक तो मैं एक स्कूल खोलना चाहती हूँ जिसमें हर धर्म के बच्चे पढ़ने आएँ, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मैं पढ़ाऊँ। उसके अलावा मैं एक ओल्ड एज होम खोलना चाहती हूँ जिसमें कम से कम 20 से 30 लोग वहाँ पे रहें, क्योंकि मैं देखती हूँ आजकल के बच्चे बड़े होते हैं और अपने माता पिता की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और उन्हें अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो बाहर निकाल देते हैं उनके पास कुछ नहीं होता, कहाँ जाए, क्योंकि मेरे पास बहुत ऐसी कॉल आती है कि इनके पास खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को मैं अपने पास रखूँ, इसलिए मैं एक ओल्ड एज होम और एक स्कूल खोलना चाहती हूँ अभी। और आप जो ये सारी चीज़ें मतलब आप जो आगे ये बच्चे हैं ये आपके पास मतलब आप इनको शिक्षा कैसे दिलवाते हैं? आप मटेरियल तो आपने बता दिया कि आपको बाहर से प्रोवाइड होता है, लेकिन आप इनके स्कूल के लिए क्या कर रही हैं? अभी क्या करते हैं, बच्चों का एडमिशन करते हैं। एडमिशन के बाद पहले हम बच्चों को बेसिक चीज़ें सिखाते हैं। बेसिक चीज़ें सिखाने के बाद हम गवर्नमेंट जो नियर उनका होता है घर के पास, हम जाते हैं वहाँ पे उनका स्कूल में एडमिशन कराते हैं। तो बच्चा स्कूल भी पढ़ने के लिए जाता है और हमारे पास भी पढ़ने के लिए आता है। बच्चों को जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए होता है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ट्यूशन जैसे बच्चे ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन ना जाके बच्चे हमारे पास पढ़ने के लिए आते हैं। तो सुना आपने ज्योति की कहानी, ज्योति की ही जुबानी, जिस तरह से ये अपने एनजीओ को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही हैं, जिस तरह से ये मेहनत कर रही हैं। एक महिला होने के नाते, एक दलित महिला होने के नाते इनको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ा। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें इनको झेलनी पड़ी, अपने पेरेंट्स का गुस्सा इनको झेलना पड़ा, सोसाइटी की नज़रें, जो कहते हैं कि नज़रें पता चल जाती हैं ये अच्छी हैं बुरी हैं, वो ज्योति को झेलनी पड़ी। लेकिन उन सब के बावजूद भी ज्योति एक मशाल के रूप में सामने उभर कर आ रही हैं। आशा करते हैं कि इसी तरह ये उभर कर आएंगी। बबीता गौतम के साथ आप देख रहे थे द मूक नायक।